brought to you by Haier. दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ठीक है, हमको 5 ग्राम नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ आपका आधा घंटा, ताकि हम आपको समझा सकें अमेरिका के चुनाव का सारा तिया पांचा, सारा गणित गुणा गणित कानून, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, क्यों अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, रुझानों में ट्रंप आगे हैं तो कमला हैरिस के कितने चांसेस हैं, वोटिंग कैसे होती है, वोट पड़ता है तो उसको गिना कैसे जाता है, जिसको ज़्यादा वोट लोग वोट करते हैं वो जीत जाता है या फिर जो ज़्यादा स्टेट जीतता है वो जीत जाता है। बड़ा जटिल सा मामला है गुरु, हमको बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, जानकार हमारे मुरारी, साजिद और अंकुर हैं। इनसे हम आपको आधे घंटे में, मात्र आधा घंटा लेंगे और आप कान में लगा कर सुनते रहिएगा, न देखना हो तो मत भी देखिएगा, मैप दिखाएंगे तो देख लीजिएगा। अमेरिका का चुनाव समझते हैं, क्यों ट्रंप आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस के अभी कितने चांसेस बचे हुए हैं। तो भैया कौन जीत रहा है ज़रा थोड़ा बता दो। अभी हमको मुरारी जी ने थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया है, ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन अब कैमरे पे देंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। हाँ बताओ मुरारी। सुबह से हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि सारा का सारा चुनाव 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स पर आ चुका है। उसमें से एक स्टेट्स में अभी काउंटिंग चालू नहीं हुई है, नेवाडा में। पहले हमको अमेरिका का नक्शा दिखाओ। अमेरिका का नक्शा ये रहा। हाँ पहले हमको दिखाओ। न्यूयॉर्क टाइम्स ये जैसे नक्शा है, ठीक है। हाँ। अब इस नक्शे में ज़्यादातर लाल रंग दिख रहा है, तो लाल रंग किसका है? लाल रंग रिपब्लिकन पार्टी का है, जो डोनाल्ड ट्रंप जिससे उम्मीदवार हैं, और जो नीला रंग है वो कमला हैरिस की पार्टी का है, डेमोक्रेटिक पार्टी का। तो इसमें तो दिख रहा है सब लाले लाल हुआ है। इसमें खेल ये है कि जैसे मैं सुबह भी ये कई बार बता चुका हूँ कि फिर से बताइए, हमको बताइए कि जैसे ये बहुत बड़ा आपको क्षेत्रफल दिख रहा है। हाँ। कि बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आबादी उतनी नहीं है, उतना मतलब जनसंख्या का घनत्व नहीं है। तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी यहाँ पे केवल 4 इलेक्टोरल वोट्स हैं, ठीक है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम आप आ जाएं, यहाँ पे न्यूयॉर्क पे नज़र डालिए, है ना। यहाँ पे अगर आप 2.5 न्यूयॉर्क जोड़ देंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो 1 मोंटाना बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे 28 इलेक्टोरल वोट हैं। ये इलाका जो रहा है यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से ये इंडस्ट्रियल एरिया रहा है, और इंडस्ट्रियल एरिया में ये देखा गया कि वहाँ एक बड़ी आबादी, आप अपने जैसे अपना देश देखिए, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, या जो इकोनॉमिक सेंटर हैं देश के, वहाँ पे एक बड़ी करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। जबकि जो देहात के इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, वहाँ पे क्षेत्रफल बड़ा होता है बट उतनी जनसंख्या उस तरीके से नहीं रहती। तो वही सीन मतलब अमेरिका में है कि ये जो क्षेत्रफल बहुत बहुत बड़े हैं लेकिन यहाँ पे आबादी कम है। इसलिए आपको लगता है कि एक स्टेट उसने जीत लिया तो आपको लगेगा कि हाँ क्षेत्रफल तो बहुत जीत लिया, लेकिन वो आबादी उस तरीके से अफेक्ट नहीं होती। मतलब हम इसको आसान भाषा में और थोड़ा कर दें जितना मुझे समझ में आया, कि जैसे राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में सीटें ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है। ठीक वही बात है। लेकिन एक चीज़ और है कि हमें भले अमेरिका का चुनाव बहुत नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वहाँ हर एक वोट जो है एक बराबर का नहीं है। जैसे हमारे भारत का लोकतंत्र ये है कि यहाँ हर वोट एक हैसियत रखता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का वोट हो, चाहे प्रधान का वोट हो, चाहे गाँव के किसी सामान्य व्यक्ति का वोट हो, उसकी हैसियत सेम है। एक वोट माने एक वोट। यहाँ पे ऐसा नहीं है अमेरिका में। यहाँ पे पहली बात तो लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, लोग इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, उनमें उनके वोट पड़ते हैं, वो जो जीतता है। अब जैसे इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है कि मान लीजिए कि ये जैसे कैलिफोर्निया है, यहाँ पे 54 इलेक्टोरल वोट है, ये बड़ी मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट यहीं पे, माने आप सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 54 में से 25 जो है एक पार्टी जीत जाए और 34 जो है 29 एक पार्टी जीत जाए, तो 54 के 54 जो 29 जीती है उसके खाते में जोड़े जाते हैं। हाँ। ठीक जानकारी मुरारी मेरी? ऐसा ही है। हाँ। यहाँ पे उस तरीके का सिस्टम है कि, और ये नहीं, अगर हो सकता है कई बार आप ये देखेंगे कि अगर पूरे वोटों की गिनती करेंगे तो कोई और जीता रहेगा, लेकिन स्टेट्स के हिसाब से वो डिपेंड ये करता है कि एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे दे दिया जा सकता है कि मान लीजिए कि यूपी है, ठीक है, यूपी में चुनाव हुआ, एक पार्टी को कुछ सीटों पे बहुत बड़े अंतर से जीत मिली, ठीक है,
और कुछ सीटों पर वो बहुत छोटे छोटे अंतर से हार गई। तो ऐसा होगा कि आपने ऐसा मान लीजिए कि एक पार्टी को 50 सीटें मिली, एक दूसरी पार्टी को 30 सीटें मिली। लेकिन अमेरिका में क्या है कि वो पूरा का पूरा स्टेट का वोट गिना जाएगा कि यूपी में अगर उसको 200 वोट से भी वो पूरे यूपी में आगे है, तो वो जो हारी हुई सीटें भी हैं वो भी जीत में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये सिस्टम होता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी मैंने जीत ली बड़े अंतर से, और मैं छोटे छोटे अंतर से गाजियाबाद, अलीगढ़ और मान लीजिए कि एक कोई और सीट हार गया। तो ये होगा कि 3 जीती 3 हारी। लेकिन जब वो उसमें देखा जाएगा, पूरे के पूरे टोटलिटी में देखा जाएगा, तो देखा जाएगा कि मेरे पास वोट ज़्यादा है, तो वो जो हारी हुई सीटें भी हैं अलीगढ़, गाजियाबाद की, वो भी एक तरीके से इलेक्टोरल वोट के तौर पे वो मुझे मिल जाएंगी। ये सिस्टम होता है यहाँ पे। और ये एक मैं सुन रहा था, आप लोग बात कर रहे थे पॉपुलर वोट, ये क्या होता है? पॉपुलर वोट वही है कि मतलब अलग अलग स्टेट्स का कुल मिला के आपको कितना वोट मिल रहा है, मतलब ये है कि मतलब न्यूयॉर्क में आपको कितना वोट मिला, कैलिफोर्निया में आपको कितना, तो उसको ऐड कर दिया। अभी जैसे ये नक्शा देख के लग रहा है कि ट्रम्प राष्ट्रपति बन गए हैं। अगर कोई दूर से देखेगा इस नक्शे को, जिसको नहीं पता होगा, लगेगा कि ट्रम्प जीत गए। ये लाल वाला उन्हीं पार्टी का है और ये हरा वाला, नीला वाला कम है। तो अभी स्कोर क्या चल रहा है? अभी स्कोर आप ऊपर जाएंगे तो ये देखेंगे कि अभी स्कोर 210 और 246 का स्कोर है। 210 246 210। और ये नक्शा देख के लग रहा है कि एकदम क्लीन स्वीप हो रखा है। वही जो मैंने आपको सुबह ऊपर जो पहले आबादी वाली बात बताई थी कि ये जो छोटे छोटे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल कम लग रहा है, बट ये ऐतिहासिक रूप से इंडस्ट्रियल एरियाज रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ी आबादी रहती है, तो उस आबादी के हिसाब से इनको इलेक्टोरल वोट्स मिले। मतलब आप ये देखिए, थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ इसको। ये देखो गुरु, जैसे ये सारा इलाका है, अब यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 2 है, यहाँ 4 है और ये अकेले 54 है। अब आप देखिए, तो इतना पूरा इलाका जो है ट्रम्प ने जीत रखा है, तो इसने एक ने बैलेंस कर रखा है। ये पेंसिल्वेनिया जैसे, हाँ, तो यहाँ पे 19 इलेक्टोरल वोट है, जबकि इतना छोटा सा, आप इसको यहाँ पे रखिए, ये सारे मिला के पेंसिल्वेनिया के बराबर होंगे। तो ये वाला स्विंग स्टेट माना जाता है। हाँ, ये स्विंग स्टेट। यहाँ पे वोट में तो फंसा हुआ है मामला यार। हाँ, अभी फंसा हुआ है मामला। अराउंड यहाँ पे 92% की वोट गिनती हो चुकी है और यहाँ पे ट्रम्प को 3 पॉइंट की बढ़त है। कमला हैरिस के पास 48% वोट है यहाँ पे और ट्रम्प के पास 51% वोट है। तो अब जो 8% की वोटिंग बची है, तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कमला हैरिस को जो बाकी बचे हुए वोट हैं उनमें से कम 2/3 वोट जीतने होंगे, जो जिनकी काउंटिंग अभी नहीं हुई, अगर यहाँ पे वो ट्रम्प की बढ़त को कम करना। नंबर में बताओ कितना वोट मिला है? इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 33 लाख वोट यहाँ पे ट्रम्प को मिल चुका है और 30 लाख वोट यहाँ पे कमला हैरिस को मिल चुका है। अगर मान लो कि अगर जैसे इनको मिल जाए 33 लाख, हाँ, कुछ हजार वोट, और इनको भी मिले 33,000 कुछ हजार वोट, हाँ। अगर मान लो कि 2-4 वोट ऊपर नीचे रहता है, तो जिसको 2 वोट ज्यादा मिलेगा पूरा स्टेट उसका हो जाएगा। पूरा 19 के, मतलब वो अगर 100 वोट से भी जीतता है, चाहे वो 100 वोट से जीते, चाहे वो 15 लाख वोट से जीते, इलेक्टोरल जो कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे उसके ही खाते में जाएंगे। 19 के 19 जोड़ दिए जाए। वही मैं कह रहा था। तो टोटल कुल संख्या कितनी अमेरिका में, कितने इलेक्टोरल? 538। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्टोरल वोट्स का जो सिस्टम होता है कि इन राज्यों में जो कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके हिसाब से इलेक्टोरल वोट तय होते हैं। किसी में 14 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 15 हैं। ये कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट हुए। फिर प्लस इसके ये क्या होता है? इधर आओ सर, इधर आओ। ये कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? जैसे अपने यहाँ लोकसभा, राज्यसभा है। हाँ। तो जैसे राज्यसभा को वहाँ पे सेनेट कहते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन उसका भी चुनाव डायरेक्ट लोगों से ही होता है। और जैसे मान लीजिए कि विधायकी का चुनाव आप मान लीजिए कि US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को कहते हैं, वो 2 साल का कार्यकाल होता है। तो वो छोटे स्तर पर मान लीजिए कि कोई विधायक चुन के वहाँ की एक लोकसभा में जा रहा है, इस तरीके का होता है। तो यही मैं बता रहा था कि एक राज्य में आबादी के हिसाब से कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट डिसाइड होते हैं, ये मान लीजिए। और उसके अलावा एक राज्य में 2 सीटें होती हैं सेनेट की, तो वो मिला के ये इलेक्टोरल कॉलेजेस बनते हैं। यार साजिद, एक बात बताओ कि इधर आ जाओ। जैसे ये जो ये क्या पहले से तय रहता है कि ये फलाना राज्य, जैसे एक होता है, हम लोग यहाँ मान के चलते हैं कि गुजरात में बीजेपी मजबूत है, केरल में कांग्रेस अच्छा करेगी,
तो ये एक अनुमानित रहता है। तो यहाँ पे भी पहले से फिक्स रहता है कि ये लोग जीतेंगे यहाँ। कुछ राज्य ऐसे रहते हैं जहाँ पे फिक्स रहता है कि ज़्यादातर वोट, पॉपुलर वोट वहाँ पे मिलेंगे। जैसे टेक्सास में वो हमेशा से माना जाता है कि वहाँ पर रिपब्लिकन का सपोर्टर है, तो इस बार टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी जीत चुकी है। इसी तरीके से कैलिफोर्निया जहाँ पे हैं टोटल 54 इलेक्टोरल वोट है, वहाँ पे भी ऐतिहासिक रूप से ये डेमोक्रेट्स का स्टेट रहा है। लेकिन सिर्फ 7 जो स्टेट है वही स्विंग स्टेट माने जाते हैं और वहीं से पूरा खेल होता है। ज़्यादातर स्टेट पहले से फिक्स होते हैं कि किसको कौन। मैं बता देता हूँ कि अमेरिका में एक वो इतिहास रहा है, सिविल वॉर, अगर आपने पढ़ा हो तो सिविल वॉर की हिस्ट्री रही है। वहाँ पे कुछ कंजर्वेटिव लोग हैं जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं और कुछ उदारवादी लोग हैं जो आज़ादी और बराबरी, न्याय, समानता, इन सब सिद्धांतों में विश्वास रखते। तो ये माना जाता है कि जो लोग सिविल वॉर के टाइम पे दास प्रथा के खिलाफ थे, जो बराबरी और आज़ादी की बात करते थे, तो वो जिन राज्यों में रहते हैं वो ऐतिहासिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ जाता है। और जो जहाँ पे धर्म का ज़्यादा बोलबाला है, जहाँ पे कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं, वो ऐतिहासिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी को वोट करती हैं। तो इनके बीच में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इन दोनों तरीके के लोग लगभग बराबर की संख्या में रहते हैं और वो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग चुनावों में वो प्रभावित होते हैं, इसीलिए उनको स्विंग स्टेट कहा जाता है। ये जो मान के चले कि जो 6-7 राज्य वही अमेरिका का चुनाव तय कर देते हैं। और उन 6-7 राज्यों में भी कुछ पॉकेट्स होते हैं जिनको हम काउंटीज़ बोलते हैं। उन काउंटीज़ में वो शहरी इलाके होते हैं, उन काउंटीज़ में एक बड़ी जनसंख्या रहती है उन राज्यों की। वो जैसे मान लीजिए कि एरिजोना है, तो यहाँ पर एक काउंटी है, तो उस काउंटी में वहाँ की लगभग 60% जनसंख्या रहती है। तो उस एक काउंटी से ही पूरे राज्य का चुनाव जैसे ये है। यहाँ 54% वोट हुआ है एरिजोना में, लेकिन यहाँ पे 49.9 और 49.2 तो बहुत गरारी यहाँ फंसी हुई है। हाँ, तो वही वो जो क्या कहते हैं कि वो जो काउंटी है, उस काउंटी से ही पूरा का पूरा डिसाइड होगा कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। तो एक वो आबादी मिक्स हो जाती है कई बार, उसमें रिपब्लिकन वोटर भी होते हैं, उसमें डेमोक्रेट वोटर भी होते हैं, उसमें जेंडर का गैप भी होता है, उसमें क्षेत्रीय स्तर पर भी लोग माइग्रेशन करके आते हैं। तो कई सारे पहलू इस चुनाव को डिसाइड। अच्छा, एक और हमको बता दीजिए, जैसे अब ट्रम्प की गिनती बढ़ रही है। ट्रम्प 247 पे है, ये 210 में, कितने पे जीत हो जाती है? 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है, तो उसका आधा करिए 239, उसमें से एक ज़्यादा। वो नियम वही है कि आधे से एक ज़्यादा आप वोट ले आइए, आप जीत जाए। टोटल कितनी? 270? 538 है, उसका आधा होता है 239, उसमें से एक 239, 269। हाँ, 270 टोटल, 270 पे 270 बहुमत का आंकड़ा है। माय बैड। तो 269 हो जाता आधा, तो उसमें से एक आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, तो 270 पे चुनाव। अच्छा, ये जो अभी कहानी बता रहे थे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की, तो इसकी मैं थोड़ा और आपको आसान कर देता हूँ कि जैसे बराक ओबामा जो है वो डेमोक्रेट्स थे, वो डेमोक्रेट पार्टी से वो जीत के डेमोक्रेटिक पार्टी से जीत कर आए थे। और जो जॉर्ज बुश है वो रिपब्लिकन थे। हाँ, जॉर्ज बुश रिपब्लिकन पार्टी से जीत के आए थे। तो आप लोग थोड़ा सा इससे जोड़ सकते हैं, 2 ही पार्टी हैं वहाँ पे गठबंधन और ये सब काम नहीं होता ना। गठबंधन हो, त्रिशंकु विधानसभा, त्रिशंकु लोकसभा, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, अब कुछ जानकारी साजिद के पास है, हमारे दुनियादारी शो के प्रोड्यूसर हैं, बताइए। जी अभिनव, ये 7 स्टेट के कुछ आंकड़े हैं, गार्डियन अखबार ने छापे हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि किन किन स्टेट में कमला हैरिस को कितने वोट चाहिए अगर पूरा खेल पलटना है, क्योंकि 7 स्टेट में ज़्यादातर में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। 2 स्टेट ऐसे हैं जहां का रिजल्ट आ चुका है। एक है जॉर्जिया। हाँ, एक जॉर्जिया का कॉल आउट हो गया है, जॉर्जिया का, और नॉर्थ कैरोलिना का। कौन जीता वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की जीत घोषित कर दी गई है। बाकी 5 स्टेट में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, लेकिन निवाडा का अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है। तो ये गार्डियन अखबार ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कितने वोट अभी और चाहिए कमला हैरिस को जिससे वो जीत सकती है। जैसे पेंसिल्वेनिया में 66% वोट जो गिनने बाकी हैं, अगर वो 66% वोट ला लेंगी तब वो जीत सकती है पेंसिल्वेनिया। इसी तरीके से एरिज़ोना में 50% वोट उनको चाहिए, जिनकी गिनती नहीं हुई है अभी। अगर वो इतने वोट ला लेती हैं तो फिर वो जीत सकती हैं। विस्कॉन्सिन में 63% वोट चाहिए और मिशिगन में चाहिए 55% वोट। ये मतलब जितने गिनती हो गए उसके बाद जितने बचे उनमें से इतना चाहिए। उनमें से, हाँ, सब में लगभग सभी में। तो
ये पेंसिल्वेनिया, नवादा, एरिजोना, क्या है इसका नाम क्या है, विस्कॉन्सिन और मिशिगन। अब इन्हीं राज्यों में चुनाव फंसा हुआ है, यही तय करेंगे अब कौन जीतेगा। यही तय करेगा। एक बार आप मैं एक पॉइंट बताता हूँ कि जैसे पिछली बार भी इसी तरीके की तस्वीर बनी थी कि शुरुआत पे ट्रम्प को लीड मिल गई थी बाइडन के ऊपर, बहुत बड़ी 20 कई जगहों पे 20 पॉइंट की लीड थी। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि कोरोना महामारी के चलते जो डेमोक्रेट्स अमेरिका में एक तो ये सीन होता है कि आप खुद को घोषित तौर पे रजिस्टर करा सकते हैं कि मैं फलानी पार्टी को वोट दूंगा, उनको रजिस्टर्ड डेमोक्रेट और रजिस्टर्ड रिपब्लिकन वोटर कहते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे मेल इन वोटिंग का प्रावधान है कि आप चुनाव से पहले ही आप मेल के जरिए अपना वोट भेज सकते हैं। तो इस बार करीब 8 करोड़ ऐसे अमेरिकी लोगों ने मेल इन वोटिंग की है। तो पिछली बार भी क्योंकि ट्रम्प को बढ़त थी, लेकिन जब वो मेल इन वोट बैलेट गिनने चालू हुए तो उनमें से बड़ी संख्या थी डेमोक्रेट्स वोटर्स की, तो वो धीरे धीरे वो लीड कम होती गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि ये लीड बहुत कम नहीं होगी, क्योंकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने भी और जो उनको समर्थक हैं, जो उनको समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने वोटर से बोला कि आप भी मेल इन वोटिंग करिए। तो एक ये बोला जा रहा है कि जितनी संख्या इस बार डेमोक्रेट्स वोटर्स ने मेल इन वोटिंग की, उतनी ही लगभग रिपब्लिकन। ईमेल के जरिए वोट पड़ जाता वहाँ? ईमेल उसको नहीं कहते हैं, आप पोस्ट से भेज सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन नहीं होता, आप बैलेट पेपर को लिफाफे में डालिए, पोस्ट करके जैसे अपने डाक खाना है उस तरीके से आप भेज दीजिए, ये होता है। एक बार ये इतिहास बता सकते हैं स्विंग स्टेट का कि किसके पास रहे हैं? यहाँ पे हम मैप खोल लेते हैं। रवि भाई आप मैप से बता दीजिए, मैं इसका थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। एरिज़ोना में टोटल 11 इलेक्टोरल वोट हैं। ये रहा है रिपब्लिकन स्टेट ही रहा है ऐतिहासिक तौर पे। 70 सालों में एरिज़ोना सिर्फ 2 बार डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, 1996 में बिल क्लिंटन और 2020 में, मतलब इसके पिछले वाले इलेक्शन में जो बाइडन जीते थे। लेकिन अब यहाँ पे भी फिर से रिपब्लिकन मतलब डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। जॉर्जिया, इसके पास टोटल 16 वोट है, 16 इलेक्टोरल वोट है। इसकी 34 लाख करीब की जो आबादी है वो अफ्रीकन अमेरिकन है। तो 2022 में यहाँ से जो बाइडन जीते थे, लेकिन इस बार फिर ये 2020 में बाइडन 2020 में जो बाइडन जीते थे। इसमें नॉर्थ कैरोलिना के पास है 16 वोट हैं। ये भी एक रिपब्लिकन स्टेट हुआ करता था। 50 साल में सिर्फ 2 बार यहाँ पे डेमोक्रेट जीते हैं, जिमी कार्टर 1976 में और 2008 में बराक ओबामा। इसके बाद हर बार ये रिपब्लिकन के पास ही रहा है और इस बार भी रिपब्लिकन यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मिशिगन, यहाँ पे 15 इलेक्टोरल वोट हैं और 2020 में बाइडन जीते थे। यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लगभग 5 से 6 लाख यहाँ मुस्लिम आबादी है। और यहाँ पे गाज़ा वॉर का मुद्दा बहुत बड़ा बना था। अभी डॉक्टर मुक्तदर से भी मेरी बात हो रही थी कुछ देर पहले, जो इंटरव्यू जाएगा हमारे यहाँ, तो वो भी यही कह रहे थे कि मिशिगन का एक शहर है, वहाँ के एक मेयर स्टेज में आके उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया है और लोगों से, वहाँ के मुसलमानों से भी अपील की है कि रिपब्लिकन पार्टी को वोट दें। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है इस चुनाव में, क्योंकि 2020 में या उसके पहले भी हम देखे थे, क्योंकि कुछ मुस्लिम विरोधी बयान के चलते डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में आए थे। लेकिन अब एकदम उलट दिख रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो गाज़ा वॉर के चलते बाइडन सरकार की पॉलिसी से नाराज़ हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस बार रिपब्लिकन का रुख किया है। उसी तरीके से पेंसिल्वेनिया, सबसे ज़्यादा खेल यहीं पे फंसा हुआ है। ये यहाँ इलेक्टोरल वोट हैं 19 टोटल, और ये ऐतिहासिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी का रहा है। अब बढ़ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, घट रहा है। हाँ, गढ़ रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी का ही गढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाता दिख रहा है अब तक। तो निवाडा में 6 इलेक्टोरल वोट हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ की वोटिंग शुरू नहीं हुई है। क्यों, वहाँ पे थोड़ा टाइम जोन अलग अलग है क्या? नहीं, बस वोटिंग किन्हीं वजह से शुरू नहीं हो पाई है, उसका कोई नहीं। अमेरिकी जो, मतलब आप ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब उसको राज्यों का देश कहा जाता है। तो वहाँ पे अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून
होते हैं और उन कानूनों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। कई राज्य बहुत जल्दी गिनती चालू कर देते हैं। कई राज्यों में नियम है कि जब तक आखिरी वोट उस तरीके से ना पड़ जाए तब तक हम गिनती चालू नहीं करेंगे। कई जगहों पे मेल वाले बैलेट्स को पहले गिना जाता है, कई जगहों पे बाद में गिना जाता है। कई जगहों पे होता है कि जिस दिन वोटिंग चल रही उस दिन भी कई जगहों से मेल इन वाले बैलेट्स आते हैं तो उनको बहुत बाद में गिना जाता है। तो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं अमेरिका की। इतना जटिल चुनाव काहे कराते हैं यार अमेरिका वाले, हमारे यहाँ तो आसान। आप याद कीजिए कि जो अब्राहम लिंकन थे रिपब्लिकन पार्टी के थे, ठीक है, और उन्होंने दास प्रथा को खत्म किया था। तो वो लोग ऐसा बोला जाता है या इतिहास में उनका एक कद है कि वो एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। तो उन्होंने जो नारा दिया था फॉर द पीपल बाय द पीपल फ्रॉम द पीपल, तो वो उसी तरीके से फॉलो किया जाता है कि हर एक राज्य की हर एक क्षेत्र की अपनी एक विशेषता है। तो उनको ये अधिकार है कि वो अपने तरीके से चीज़ों को तय करें। हम मिल के एक देश में रहेंगे लेकिन हमारी अपनी एक ऑटोनॉमी। और इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम चलाने की एक वजह ये भी थी ना कि इनका लोकतंत्र तो 250 साल पुराना हो गया। उस टाइम जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार खड़े होते थे, उस टाइम इंटरनेट का ज़माना नहीं था, टीवी का ज़माना नहीं था, तो जो गांव खेड़े के लोग थे उनको पता नहीं होता था कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन है। तो उसके लिए एक प्रतिनिधि खड़े किए जाते थे छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में। लेकिन अब सबको पता चल जाता है मतलब कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन है। इंटरनेट का दौर आ गया है, सोशल मीडिया वो चीज़ अभी तक चली आ रही अभी तक वही रिवाइज चल रही है अमेरिका। अच्छा अंकुर, ये हमारे जो दुनियादारी के नए चीते हैं, कौन जीत रहा अंकुर, किसकी सरकार अमेरिका में? अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो है आगे चल रहे हैं। और अभी आप इस ग्राफिक्स पर नज़र डालिए कि ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनको लेकर बात चलती है कि यही डिसाइड करते हैं कि जीतने वाला कौन शख्स होगा। तो आप अगर 2020 की बात करें तो 7 में से 5 जो हैं 6 जो हैं वो जो बाइडन का नाम थे। तो 2020 में जो बाइडन ने चुनाव जीता था। 2016 की बात करें हम तो ये 7 स्विंग स्टेट जो इस बार स्विंग स्टेट्स हैं उनमें से 6 जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने नाम किए थे। इस बार इन 7 स्विंग स्टेट्स में 2 में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत हो चुकी है, वह नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया। ये दोनों स्टेट्स ऐतिहासिक तौर पर रिपब्लिकन के साथ ही रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में जो है पिछले 50 साल में सिर्फ 2 बार डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई है। जॉर्जिया में भी 30 साल में सिर्फ 1 बार जो है जो बाइडन 2020 में जीते थे। तो इससे हम देख सकते हैं कि स्विंग स्टेट की जो है क्या अहमियत होती है। और इस बार क्योंकि स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रम्प आगे चल रहे हैं तो उनके जीतने की संभावना है। ये भैया अंग्रेजी का बहुत खतरनाक सा शब्द समझ में आता है स्विंग स्टेट। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि कुछ राज्य फिक्स हैं कि भैया हम इसी पार्टी को वोट देंगे, इसी पार्टी को वोट देंगे। ये जो है ये सबसे समझदार और चालाक लोग कहेंगे आप लोकतंत्र के, फ्लोटिंग वोट जिनको कहते हैं, कि ये तय करेगा कि हाँ आपकी बार किसकी सरकार होगी अमेरिका में। तो इन एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये वो 7 स्टेट हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी भी खेल चल रहा है। लेकिन अब ट्रम्प को आगे दिखाया जा रहा है क्योंकि अच्छा यार मुरारी एक बात और बताओ मुझे, पिछली बार तो बहुत लंबी गिनती चली थी, बड़ी मार कुटाई हुई थी अमेरिका में। ट्रम्प ने तो अपने आप को विजेता घोषित कर दिया था, फिर उसके बाद लंबे समय तक, इस बार बड़ी जल्दी गिनती हो गई। मैंने वही कहा कि अभी भी जो कुछ राज्य हैं मतलब सभी जगहों पे गिनती भी मतलब उस तरीके से जैसे नेवाडा में भी शुरू ही नहीं हुई है। अच्छा, तो इन राज्यों में पिछली बार भी मतलब एक तरीके से वो लगभग तय हो गया था। लेकिन क्योंकि पिछली बार मार्जिन बहुत ही मतलब वो था, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि पिछली बार मिशिगन में एक काउंटी है, वहाँ पे कुछ 1000 वोट से तय हुआ था कि कौन जीत रहा है चुनाव, कौन नहीं जीत रहा। तो 3 दिन में लगभग वो आए थे। तो इस बार पिछली बार कई बार होता है कि पिछली बार से हम सबक लेते हैं अपनी गलतियों से। तो इस बार वहाँ की जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं, वो थोड़ा सा तेज़ी दिखा रहे हैं और काउंटिंग को तेज़ी से किया जा रहा है। इस बार इतना ही बस अंतर और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा जैसे अमेरिका का चुनाव हर बार ऐसे ही फंसता है या फिर कोई ऐसे राष्ट्रपति भी होते हैं कि जो बहुत अंतर से जीते हों? बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, जैसे कि मैं उनका नाम लूँगा। 1984 का इलेक्शन था, रोनाल्ड रीगन। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे और उन्होंने कैलिफोर्निया भी जीत लिया था। अच्छा। वो लगभग उनका वो क्लीन स्वीप था। वो कहते हैं ना कि सुनामी आ गई। उसका एक बड़ा रीज़न था कि उनके ऊपर उनकी हत्या का प्रयास हुआ था, उनको सिंपैथी वोट मिला था। बराक ओबामा ने जो दोनों चुनाव जीते अपने 2008 और 2012 के चुनाव, बड़े आसानी से जीते। उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी और ये बड़ा ऐतिहासिक माना जाता है कि वहाँ पे एक ब्लैक उम्मीदवार इतनी बड़ी जीत लेके आया। तो वो कई बार दिखाता भी कि अमेरिकन सोसाइटी जो है वो कितनी प्रोग्रेसिव और कितनी इंक्लूसिव है। तो ऐसे
कई चुनाव हुए हैं, मतलब उनका आप इतिहास, जो चुनाव फंस रहे हैं, पिछले 3 चुनाव लगातार फंसे हैं। जो 2016 का चुनाव था हिलेरी क्लिंटन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, उस टाइम आप ये मानिए कि उस टाइम हिलेरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट ज़्यादा मिला था, लेकिन उसके बाद भी वो इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था के चलते वो चुनाव हार गई थी। पिछला चुनाव था 4 नवंबर को वोटिंग चालू हुई, पॉपुलर वोट ज़्यादा मिला था, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब एक जो वही जो मैंने आपको बताया कि मैंने सुबह एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए कि 2 राज्य हैं, वहाँ पे 15-15 लाख की आबादी है, ठीक है। आप एक जगह मान लीजिए कि एक जगह डोनाल्ड ट्रंप को 14 लाख वोट मिले एक राज्य में, और वहाँ पे कमला हैरिस को 1 लाख वोट मिला। जीत का अंतर 13 लाख है और 20 इलेक्टोरल वोट गए डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरा राज्य, वहाँ पे भी 15 लाख वोट हैं और 20 इलेक्टोरल वोट हैं। वहाँ पे क्या हुआ कि कमला हैरिस को 8 लाख वोट मिले और डोनाल्ड ट्रंप को 7 लाख वोट मिले। यहाँ पे अंतर 1 लाख वोट करा। तो आप देखेंगे कि टोटलिटी में कि 30 लाख वोट में से 21 लाख वोट गया डोनाल्ड ट्रंप को और 9 लाख वोट गया कमला हैरिस को। लेकिन आप देखेंगे कि उनके पास इलेक्टोरल वोट की संख्या 20-20 ही है। तो ये अंतर फंस जाता है वहाँ पे। ये सिस्टम है, वही इसी डेमोक्रेसी को मतलब अमेरिका की सोसाइटी और अमेरिका का सिस्टम चेरिश करता है कि हमारा लोकतंत्र 250 साल का, और हम सबको मौका देते हैं। ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा प्रभावशाली लोग रहने तो उनकी वोट की संख्या भी उसी के बराबर है कि वो किसी गाँव देहात में जो रह रहा है उसकी बराबर, उस तरीके से। 2016 वाले वोट चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को 30 लाख वोट ज़्यादा मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन फिर भी उनकी हार हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी। मतलब ओवरऑल अमेरिका में 30 लाख वोट हिलरी क्लिंटन को ज़्यादा मिले थे, लेकिन ये जो इलेक्टोरल वाला सिस्टम है इसमें ट्रंप जीत गए थे। है ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी अपडेट मुझे लगता है अभिनव, ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले, क्योंकि 2020 में हमने देखा था कि उन्होंने हार मानने से मना कर दिया था, तो फिर वो उनके जो समर्थक थे वो कैपिटल हिल में चढ़ गए थे, अंदर कब्जा कर लिया था, बहुत ही दंगे हुए थे। तो ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस बार भी हार की तरफ बढ़ते हैं तो वैसा कुछ सूरत हाल फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है, उन्होंने बोला है कि अगर मैं हारता हूं तो अपनी हार मैं कबूल कर लेता हूं। तो जानकार ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए अपना मतलब नरम रुख रखा है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, 100 से ज़्यादा मामले ऐसे हैं। तो हो सकता है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है और कमला हैरिस बनती राष्ट्रपति, अगर बनती तो वो पार्डन चाहते, मतलब माफ़ी चाहते, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया था। हालांकि अब सुबह होते होते पूरा खेल ही हमको बदलता दिख रहा है। अच्छा, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये भी नियम है? इससे ज़्यादा, क्योंकि अगर 2 बार से ज़्यादा बनता तो हमको लगता है बराक ओबामा फिर जीत जाते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत मतलब थी और मतलब उनकी छवि ऑल ओवर द एक यूनिफायर की थी कि तो ये ट्रंप का आखिरी मौका है। ट्रंप आखिरी ने बोल भी दिया है, मतलब कल ही उनका बयान आया है कि दिस इज़ माई लास्ट कैंपेन, इसके बाद मैं चाहे जीतूँ चाहे हारूँ, इसके बाद में, क्योंकि उनकी उम्र भी हो जाएगी, वो अगला जब चुनाव होगा अमेरिका का तब वो 82-83 साल के हो जाएंगे। नहीं, अगर जीतेंगे तो भी तो नहीं कर पाएंगे ना, हार गए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई मतलब। अच्छा, एक चीज़ और हमको चलते चलते बता दो, मुरारी और साजिद दोनों, कि ये एकदम पक्का वाला नतीजा कब आ जाएगा? ये मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अभी। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं, मतलब अगर इस लीनिंग पे अगर ये वोटिंग होती रही तो ये तय है कि आज शाम जैसे होगी अपने यहाँ पे तो लगभग तय हो जाएगा कि ट्रंप जीत रहे हैं। लेकिन अगर दोबारा से मेल इन बैलेट्स में अगर कुछ उलटफेर देखने को मिलता है, ट्रंप वहाँ से कमला हैरिस को लीड अगले 1-2 घंटे में दोबारा से मिलनी चालू होती, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 दिन तक मामला फंसा रहे। इसका तरीका ये होता है कि अमेरिका में जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं वो क्या करते हैं कि जानकारों को बिठालते हैं, एनालिस्ट को बिठालते हैं, और वहाँ से डाटा आता रहता है। तो एनालिस्ट यहाँ से वो कॉल आउट करते जाते हैं कि ये स्टेट जीता, ये स्टेट जीता, ये स्टेट जीता। आधिकारिक रूप से बहुत टाइम लग जाता है। दिसंबर के महीने में जब सीनेट बैठती है फिर वहाँ आधिकारिक तौर पे घोषणा होती है, वहाँ वोटों की गिनती होती है। अभी तो ये मीडिया आउटलेट्स पहले ये बताते हैं, फिर उसके बाद फिर वो दिसंबर में फाइनल आधिकारिक घोषणा होगी। जो ये प्रोजेक्शंस हैं बेसिकली, ये चुनाव वहाँ के चुनाव आयोग के नहीं है, ये प्रॉपर अलग अलग मीडिया संस्थानों
के जो वो डिसीजन, अच्छा, वहाँ पे चुनाव आयोग है? बिल्कुल है, ठीक है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग वहाँ पे भी है, तो और वो अलग अलग राज्यों को भी ऑटोनोमस वहाँ पे मिला हुआ है। तो ये बेसिकली जो प्रोजेक्शन है वो अलग अलग मीडिया हाउसेस में अलग अलग डेस्क होती है, सिर्फ इसी काम के लिए डेडिकेट होती है। डिसीजन वहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल्स यूज किए जाते हैं, उन मैथमेटिकल मॉडल से ये तय किया जाता है कि ये स्टेट में। और वहाँ भी बैलेट से चुनाव होता है, ऐसे वोटों की पर्ची निकाल निकाल के गिना जाता है। इसकी हिस्ट्री हम बाद में बात करेंगे जब चुनाव होता है। उसकी कहानी लंबी है, उसको बताएंगे। तो कुल मिला के ये सारी जानकारी रही, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली होंगी, हमको तो पता चल ही रही हैं। अमेरिका के चुनाव पे हमारी नज़र बनी हुई है। अब जो है लगभग इस दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं कि ट्रंप जीत सकते हैं चुनाव। बहुत कांटे का बताया जा रहा था। जितने भी जानकार या भारत से जो लोग भी गए वो भी बता रहे थे कि बहुत क्लोज फाइट होगी, बहुत क्लोज चुनाव होगा। लेकिन चूंकि अभी मुरारी कह रहे थे कि गिनती और फाइनल टैली आने में थोड़ा सा समय है, ट्रंप को बढ़त दिख रही है। और वो बढ़त क्या वो बरकरार रख पाएंगे? क्या ट्रंप इतिहास बना करके दोबारा राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं। बाकी मुरारी और साजिद ने जो जानकारी दी उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आसान भाषा में हमें लगता है आपको अमेरिका का चुनाव समझ आया होगा।